नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे, वरिष्ठ साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा के साथ एक विशेष मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। यह बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि मन्नू भंडारी जी, जो हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार, कथाकार रही और अपनी कृतियों से जिन्होंने हिंदी जगत को लंबे समय तक प्रभावित किया और आने वाले समय में भी प्रभावित करती रहेंगी। स्त्री विमर्श पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उनके कई उपन्यास, जिनका नाम गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी साहित्य से जुड़े सभी लोग लगभग उनका नाम जानते हैं। उसी तरह से मैत्रेयी पुष्पा जी का भी नाम जानते हैं। हमने साहित्य तक पर एक कार्यक्रम किया था, मन्नू भंडारी जी की स्मृति में 2 दिन का कार्यक्रम था। उन दोनों दिनों में जो रचनाकार, साहित्यकार हमारे कार्यक्रम में जुटी, जिनमें कई वरिष्ठ नाम थे, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके, कुछ लोगों ने औपचारिक रूप से, कुछ लोगों ने अनौपचारिक रूप से इस बात का उल्लेख किया कि यह लगा कि मन्नू भंडारी जी को श्रद्धांजलि देने या उनको याद करने से अधिक उन लोगों की रुचि इस बात में है कि मैत्रेयी पुष्पा का आखेट कैसे किया जाए। मैत्रेयी पुष्पा, जो बतौर साहित्यकार, जिन्होंने 90 के दशक को एक अपनी उत्कृष्ट मेधा से झकझोर सा दिया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं दी, जिनमें कुछ किताबें मैं दिखा रहा हूं आपको, चाक, इदन्नमम, गुड़िया भीतर गुड़िया और ढेर सारी किताबें। मेरे पास इतनी ही किताबें हैं। एक किताब और है जो राजेंद्र यादव जी की स्मृति पर, उनकी यादों पर वह सफर था कि मुकाम था, लिखा था मैत्रेयी जी ने। मैत्रेयी जी से मैं और भी अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो पुस्तकें हैं वो दिखाएंगी। अभी जब बातचीत हम करना शुरू करेंगे तो मैं अभी यह बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। मन्नू भंडारी जी की स्मृति में जब हमने कार्यक्रम किया तो हमने मैत्रेयी पुष्पा जी को भी उसमें आमंत्रित किया। कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों ने यह कहा कि मैत्रेयी जी को बुलाना एक अपराध कर्म है, यह एक गलत काम है। क्यों? क्योंकि मन्नू भंडारी के जीवन में जो अवसाद था, जो दुख था, उसके पीछे मैत्रेयी पुष्पा जी की अपनी भूमिका थी। इसीलिए इस कार्यक्रम को मैं, जयप्रकाश पांडे, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव और मैत्रेयी पुष्पा, इस नाम से रखता हूं। और मैत्रेयी जी से मैंने यह अनुरोध किया कि यह कोई पति पत्नी और वो का कार्यक्रम न होके, बल्कि मैत्रेयी पुष्पा जी का अपना पक्ष भी आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं है कि वह किसी भी दूसरी रचनाकार का, जिसका अपना भी घर है, अपना भी परिवार है, जिसकी अपनी भी सार्वजनिक भूमिका है, सार्वजनिक छवि है और जिसने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, उसका आखेट हमारे मंच पर, साहित्य तक के मंच पर, इंडिया टुडे समूह के मंच पर, आज तक के मंच पर किया जाए। इसलिए मैत्रेयी जी, मैं आपसे इस बातचीत को बहुत ही औपचारिक रखूंगा और मेरा पहला सवाल है कि लोगों का यह आक्षेप है कि मन्नू भंडारी की मौत या उनकी विस्मृति या उनके जीवन में जो दुख था, उसके पीछे अगर कोई एकल स्त्री थी तो वह मैत्रेयी पुष्पा थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? अब उनका अपना विचार क्या था मन्नू भंडारी का, मुझसे उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया कि मेरी वजह से उन्हें कोई कष्ट है, कोई दुख है। आसपास के लोग कह रहे हैं या कहते भी रहे हैं, मेरी कानों में भी आया है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात थी। हाँ, कारण हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि राजेंद्र यादव हमारे परिवार के करीब थे या हमारा परिवार उनके करीब था। उसका एक कारण था जयप्रकाश जी, एक मुख्य कारण ये था कि राजेंद्र यादव कई रोगों से ग्रस्त थे और मेरा परिवार चिकित्सकों का परिवार है। तो एक तो ये बात थी कि वो कुछ भी कहते थे तो हम उसका समाधान करते थे। कोई
मेडिकल उन्हें सुविधा चाहिए थी तो हम देने को तैयार रहते थे। तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने उपन्यास लिखे, यहाँ मैं खुल के कह रही हूँ और कहती रही हूँ कि जो मैंने उपन्यास लिखे, मैं आई थी यहाँ सन 90 में, मुझे नहीं पता था कि लेखन कैसे होता है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी और ऐसा मौका हुआ कि राजेंद्र जी से मिलने का मौका मिल गया मुझे। तो उन्होंने जब मेरे अनुभव सुने तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखो, इन अनुभवों को लिखो, क्योंकि गांव की स्त्री के इस तरह के अनुभव आए नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें पढ़ने का वो दिया, सलाह दी कि ये किताबें पढ़ो, ये किताबें पढ़ो, ये पढ़ो। मैं कह रही हूँ कि जिन किताबों का मैंने नाम भी नहीं सुना था उन्होंने मुझे लिखवाई। मैंने एक सूची बनाई और वो किताबें मैंने पढ़ी, और एक बार नहीं कई कई बार पढ़ी और मैंने लिखा। ये और जोड़ूंगी कि जब जन्म लिखा, एक जैसे बड़े कैनवस पर लिखा, तो वो पांडुलिपि मैंने राजेंद्र जी को पढ़ने को दी थी कि क्या आप मेरी पांडुलिपि पढ़ देंगे। मुझे संशय था कि वो इतने पन्ने क्यों पढ़ेंगे। वो मेरे हाथ के लिखे 525 पन्ने थे, तो वो क्यों पढ़ेंगे, वो मना कर देंगे। तो भी मैंने ये, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगा, मुझे दे दो। जाहिर है कि वो जब मनु जी के साथ रहते थे, मनु भंडारी ने देखा हुआ कि वो पढ़ रहे हैं और मेरी पांडुलिपि पढ़ रहे हैं। अब जो भी उन्होंने सोचा हो, उन्होंने पांडुलिपि पढ़ी और मुझे जहाँ जहाँ मेरी लापरवाहियाँ थी अब वो मुझे बताएगी। और मैंने फिर लिखा, फिर लिखा 6-7 ड्राफ्ट किए, 525 पेज लगातार। तो वो कहते थे कि मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ सुधार देना था, तुम दोबारा लिखने बैठ जाती हो। तो मैंने कहा कि आप पढ़ते भी तो हैं, तो मैं लिख देती हूँ, दोबारा ही लिख देती हूँ, क्योंकि पैचअप करना, पैच लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से इदन्नमम लिखा गया और इदन्नमम ने अच्छी चर्चा पाई। मुझे नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने तो ये कहा था राजेंद्र जी, मैं आपके यहाँ एक पांडुलिपि रख के नहीं, पता नहीं मैंने क्या कूड़ा उड़ा लिखा है, क्या आप पढ़ लेंगे इसे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ लूंगा। मैंने पढ़ा। तो यही हमारा, मेरा और राजेंद्र जी का ताल्लुक यही रहा। और फिर मैं लगातार उपन्यास लिखती रही। तो मुझसे कहते थे कि ज़्यादातर लोग आते हैं, बड़े उत्साह में लिखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नहीं, 1-2 लिखा और चले गए। मैंने कहा राजेंद्र जी मैं नहीं जाऊँगी, मैं लिखूँगी। तो फिर वो जो चालू हुआ, तो फिर उन्हीं इदन्नमम की अच्छी चर्चा हुई, काफ़ी अच्छी, इसको इनाम प्रणाम भी मिले जो। उसके बाद मैंने 2 साल बाद ये चाक लिख दिया। और ये चाक 36 पेज का है। मेरे हाथ के बहुत सारे पेज थे, ये हाथ से लिखते थे जब तो टाइप था नहीं। तो और इसके भी मैंने उतनी 5-6 ड्राफ्ट कर डाले, क्योंकि जितना लिखते जाओ, मेरा मानना ये एक लेखक के तौर पे कि मैं एक ही ड्राफ्ट में सारा समेट के नहीं देती, मैं बार बार देखती हूँ, बार बार उसे ठीक करती हूँ, उसे कई बार तो दोबारा सारा लिखना पड़ता है। तो मैंने फिर वही लिखा। तो राजेंद्र जी कहें कि डॉक्टर की पत्नी हूँ, तो डॉक्टर नहीं कहते थे मुझसे, मैत्री नहीं कहते थे। डॉक्टर ने, क्या तुम इतनी हाथ से इतना लिख देती हो। तो मैंने कहा राजेंद्र जी हाँ, मुझे संतोष नहीं होता, वो उत्साह दिलाते जाए मैं लिखती जाऊँ। और वो कहें कि मैं एक छोटे से रूप में एक घटना सुना दूं अपने गांव की। गांव का ही था, मेरे पास शहर था ही नहीं, हालांकि मैं रहती शहर में थी, लेकिन मेरा जीवन गांव में बीता है ज़्यादातर, जिसमें कोई भी मनुष्य या कोई भी बच्चा या बड़ा होती लड़की या जो भी अनुभव करती है वो सब मेरे पास थे। तो राजेंद्र जी के लिए जो जुड़ने की बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, कि मेरा जो गांव पे लिखना था उन्हें आकर्षित करता था। वो कहते थे कि मैंने कभी गांव देखे नहीं है, मैं कभी गांव गया नहीं, लेकिन तुम्हारा वो पढ़ता हूँ, पांडुलिपि पढ़ते थे, मैं ये नहीं छुपाऊंगी, जो नहीं पढ़ते थे। तो मुझे लगता है मैं उसी गांव में घूम रहा हूँ, उन स्त्री पुरुषों से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है। तो तुम लिखो, और वो लिखो की एक आवाज उठाते ही रहते थे मेरे आगे, अब ये लिख लिया, अब क्या लिखोगी। तो फिर मैंने चाक लिखा, तो मैं चाक लिखूंगी, अब क्या लिखोगी। फिर मैंने अलमा कबूतरी लिख दिया, ये मैं दिखाती हूँ, ये भी बहुत बड़ा मोटा सा है, ये अलमा कबूतरी लिख दिया। तो
तो फिर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहते हैं ये क्रिमिनल ट्राइब में तुमने कैसे लिख दिया? मैंने कहा इसका भी मुझे अनुभव है। तो उन्हें एक ये था, जुड़ाव था इस तरह का, पता नहीं क्या सनक थी उन्हें साहित्य के लिए कि नए नए विषय आए, नई नई चीजें, और स्त्री लिखती है तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो सोचते कि मैंने, कहते भी थे, मैंने भी देखा है कि स्त्रियां घर की बातें, परिवार में लड़ाई या आसपास या ईर्ष्या द्वेष ये सब लिखती हैं, या वो अपने क्या कहते हैं, वो भी लिखती हैं जो उन पे परेशानियां आती हैं वो भी लिखती हैं, या आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या झेलना पड़ता वो भी, लेकिन इस तरह नहीं लिखता कोई तुम्हारी तरह। मैत्रेयी जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर देखिए, मैं समझ गया आपका कहना ये है कि राजेंद्र यादव जी से केवल आपको साहित्यिक सहयोग मिला बतौर संपादक, वरिष्ठ लेखक, उन्होंने आपकी मेधा को एक तरह से संवारा या उसका संपादन किया। लेकिन इसकी क्या वजह है कि उनके जीवन में जो भी पुरुष थे, जिनको भी उन्होंने, बहुत सारे पुरुषों को भी बढ़ावा दिया लेखन जगत में, उन्होंने बहुत सारे नए लेखकों को स्थापित किया, उनको अवसर दिया। उनके जीवन में जो पुरुष सहयोगी थे या लेखक थे, या उनके जीवन में जो महिला सहयोगी थी, सभी के निशाने पर मैत्रेयी पुष्पा क्यों है? आखिर कोई तो एक वजह है। आपने अपनी पुस्तक में, जिसमें वह सफर था कि मुकाम था, में इन बातों का उल्लेख किया है, और उस दिन भी जब चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा कि मैत्रेयी जी जो बात कहती हैं वो बार बार कह चुकी हैं कि उनसे केवल एक तरह का लगाव था। इसमें आपने अपने भावुक संवेदनशील मन का, उनके लगाव का, उनके भावुकता का, और उनके, आपने यह स्पष्ट लिखा है कि एक सहेली या सखा के रूप में भी आपके संबंध थे। आपने इस बात को कहीं नकारा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भावनात्मक तौर पर जब आप एक लेखक के तौर पर, लेखक संपादक का जो संबंध था, और एक मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध था, जो मुझे लगता है कि आपने अपनी इस पुस्तक में बहुत अलग मर्म में उन बातों को लिखा है। यह कोई शारीरिक संबंध या भौतिक संबंध की बात नहीं हो रही है, यह उस रूप की बात हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कृष्ण या राधा के संबंध, या ऐसे संबंध जो अलग मन के स्तर पर अलग स्तर को छूते हैं, मन के। आप आखिर लोगों के निशाने पर क्यों हुई, और वाकई आप लेखन से अलहदा क्या देख रही थी, क्या समझ रही थी, या क्या जी रही थी? लेखन में मुझे ये तो मैंने बता दिया कि उनसे उनसे मुझे कितना पथ प्रदर्शन मिला, लिखने की राह। जब मैं लिखने बैठी, अलमा कबूतरी के लिए लिखने बैठी, तो अमीर अली की किताब पढ़ो ठग, या ये महाश्वेता देवी की किताबें पढ़ो, या ये उन्होंने ये सब बताया, ये बात तो हो गई है ना। अब जब ये किताबें चर्चित होने लगी तो जाहिर है एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा राजेंद्र यादव को कि जो मुझे बता रहा है, जो मेरा लिखा जो नहीं है ठीक, उसे काट रहा है, नहीं नहीं ये नहीं है, भावुकता आ गई इसमें, ये आ गया, मुझे तो समझ नहीं थी ना शुरू में, तो उन्होंने समझाया मुझे, मुझे लेखन का रास्ता बताया। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करती, वो पुरुष थे, मैं स्त्री थी, लोगों की समझ में कुछ नहीं आया, केवल पुरुष और स्त्री का संबंध आया। एक दिन मैं इस रिश्ते को सहते सहते बहुत परेशान हो गई, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत रोई मैं। फिर मैंने रोते रोते फ़ोन किया राजेंद्र यादव को, तो कहने लगे कि अरे ऐसी कैसी आवाज़ है तुम्हारी, क्या रो रही हो क्या? कि हाँ राजेंद्र जी मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, आप जो हमारा साहित्य की एक रुचि है, आपकी मुझे साहित्य लिखवाने में इतनी ज़्यादा जैसे तड़प है, एक लिखो लिखो, आपका यही आवाज़ आती है, और मैं नए नए विषय लाती जाती हूँ, लेकिन इस चीज़ को लोग नहीं समझ रहे हैं। मेरे और आपके संबंध बनाते मेरे पति भी हैं, वो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, कई बार तो उनको भी नाराज़गी होती है, गुस्सा होती है कि क्यों ये लेखन वेखन में पड़ गई हो। मैं बहुत रोई, तो मैंने कहा राजू जी आप ही बता दीजिए, अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, कोई नहीं सुन रहा, मेरा और आपका क्या संबंध है, आप बता दीजिए।
और आप जो कहेंगे मैं मना नहीं करूंगी, इसको आप झूठ कहिए सच कहिए कि मेरा आपका क्या संबंध है। तो 2 क्षण चुप रहे वो, फिर बोले एक बहुत ही ऐसी आवाज में, दुखद आवाज में, कि डॉक्टरनी आज मुझसे अपना संबंध पूछ रही है। कैसे बोले? मैंने कही फिर मैं तो रो ही रही थी। मैंने कहा राजेंद्र जी क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि सुन लो, इस बात को मैं कहूंगा तो लोग विश्वास करें ना करें, मेरा और तुम्हारा संबंध द्रौपदी और कृष्ण जैसा है। एक दूसरे के लिए किसी भी मुसीबत में, किसी भी आपत्ति में, सुख दुख में खड़े हैं साथ। यही तो संबंध है, और क्या संबंध है। जब उन पे आती थी विपत्ति उनके जीवन में, मैंने उसमें लिखा भी है, कई आए, अलगाव हुआ अपने घर से, तब भी उन्हें बहुत मुसीबत आई। वो बीमार हुए बहुत तब भी उन पर बहुत मुसीबत आई। तो मैं खड़ी थी, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी खड़े थे, क्योंकि मैं तो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, डॉक्टर साहब खड़े थे। और जब मेरे लिखने का और मेरे ऊपर हमले होते थे तो राजेंद्र यादव खड़े थे। तो उन्होंने यही कहा, ये तो मैं कह रही हूँ कि ये सोचा होगा उन्होंने कि डॉक्टरनी यही समझ लो, तुम तो समझ सकती हो, तुम रोती क्यों हो कि मेरे और तुम्हारे संबंध द्रौपदी और कृष्ण जैसे हैं। तो अब किसी से कहें तो हंसेंगे ना लोग कि वाह क्या कह रही हैं। लेकिन ये बहुत दुख के बीच, जब मैं रो रही थी बहुत दुखी, तब उन्होंने कहा था, खुद भी वो हंसते थे, बहुत बातों में हंसते थे, उनको कभी सीरियस नहीं देखा होगा लोग, लेकिन बहुत संजीदा होकर ये बात कही कि डॉक्टर ने आज मुझसे अपना संबंध पूछ रही है। तो मैं जानना जी मैत्रेयी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन संबंधों को लेके आपके परिवार में कभी किसी तरह का कोई व्यवधान, या डॉक्टर साहब के मन में कोई ऐसी बात आई हो जिसे आपको जूझना पड़ा हो जिससे? ऐसा मतलब जैसे स्त्री पुरुष का संबंध होता है, भावात्मक भी होता है और शारीरिक भी मान लेते हैं लोग। मेरे घर में अगर मैंने जो फील किया, शारीरिक संबंध पे कोई बात, मतलब कोई कुछ नहीं सोचा गया कि कुछ शारीरिक हो सकता है, कि छुआ भी है राजेंद्र जी ने, कि मैत्रेयी ने छुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, भावात्मक संबंध था। तो डॉक्टर साहब जब गुस्सा होते थे तो कहते थे, हाँ जाओ उस बुढ़े को ही दे आओ ये पराठे, मुझे कोई खिलाया हो कचौड़ी। फिर मैंने क्या किया मैं बता रही हूँ, मैंने लिखा भी है। एक बार राजेंद्र जी की फोटो, हमारे छोटे दामाद वो फोटो अच्छी खींचते हैं, उन्होंने खींची और बड़ी सी करवा ली, और मेरे बर्थडे पे उसको फ्रेम करा के मुझे दे गए। हमारे छोटे दामाद एम्स में हैं, डॉक्टर हैं, तो मुझे दे गए। तो मैंने टांग ली, तो वो हमने बेडरूम में टांग ली मैंने अपने में। मैं डॉक्टर साहब का भी बेडरूम में जो मेरा है। तो जब डॉक्टर साहब को गुस्सा हो आए, जैसे मैं चली जाऊं, जैसे मैं राजेंद्र जी कथाकारों को ले जाते थे, कहीं कटिहार ले गए, कहीं कहीं ले गए, तो मैं भी चली जाऊं उसमें, और फिर मैं आऊं लौट के, तो डॉक्टर साहब उस तस्वीर को फोड़े, जमीन में मारे, ले इस बुढ़े के साथ ही चली जा तू। फिर फोड़ दे, अरे मैं कुछ ना कहूँ, पांडे जी मैं बिल्कुल कुछ ना कहूँ, चुपचाप बैठी रहूं। वो फोड़ दी उनने। तो फिर मैं दुखी तो हुई, लेकिन मैंने दिखाया नहीं कि मुझे कुछ दुख हुआ है, तो मैं चुप रही। मैं कोई और होती, या हो सकता मैं भी कहती, भाई तुमने कैसे फोड़ी, तुम्हारी क्या हिम्मत, ऐसे स्त्री मच तो यही है ना कि मैं लड़ पड़ती तभी। मैंने कहा मैंने एक भी नहीं कहा है। फिर मैं जाने किसी को चली गई, कोई काम था, तो मैं मेरी बेटी के यहाँ चली गई, कहाँ कोई काम था शाम को, तो मैं चली गई। फिर मैंने आके देखा तो राजेंद्र जी की तस्वीर जड़ी हुई फिर लग रही है। मैंने कहा एक लड़का रहता था हमारे यहाँ पहाड़ी, मैंने कहा शिव कहाँ से जड़ गई है, तो तोड़ दी थी। अंकल ने जड़वाई है, 4 गुना पैसा दिया है, और कहा जल्दी से तो हमारा पति पत्नी का संबंध तो ऐसा था। तो उनको लेके, अच्छा इसमें एक बात और जोड़ूंगी, वैसे तो कि हाँ हाँ तू इसी बुढ़े को खिला दे कचौड़ी पराठे, और जैसे ही राजन जी हमारे घर आए, सर आइए आइए सर, क्या खाएंगे सर, आइए। कभी राजन जी से ये नहीं कि जरा सा मुंह मतलब गुस्से में करके बोला हो, या जरा सा सीरियस करके बोला, सर आइए हाथ जोड़ के, क्या क्या खाएंगे क्या लेंगे,
ड्रिंक भी होती थी थोड़ी बहुत, तो हाँ सर क्या देंगे, हैं? तो वो भी जानते थे। मैत्रेयी जी, क्या आपकी मन्नू भंडारी और रचना यादव से जब भी कभी मुलाकात हुई है, आपको कभी ये आभास हुआ कि उन लोगों के मन में आपके प्रति कोई वितृष्णा, मतलब सीधे सीधे कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि इनके मन में मेरे प्रति एक विद्रोह का या विद्वेष का? क्योंकि आपके परिवार में आपने जो बताया वो बहुत सहजता, एक बहुत ही आदर्श पारिवारिक स्थिति है जहां पति पत्नी को एक दूसरे पर इस स्तर पे विश्वास है। दूसरा, जिन महिलाओं ने, जो जिन भी साहित्यकारों ने बात की हमसे उस कार्यक्रम में भी, और उनमें बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे और देखेंगे, उनको यह जानना चाहिए कि स्त्री विमर्श वाकई क्या है। एक स्त्री अपने घर में, अपने परिवार में अपनी चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को, अपने अनुराग को, अपने राग को इस तरह स्थापित कर चुकी है कि उसका पति तमाम आरोपों के बावजूद, मैं डॉक्टर साहब की इस बात के बारे में सराहना करूंगा कि इन सारी स्थितियों में वे एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित होते हैं, और जो आपकी किताबों में ही केवल नहीं, बल्कि आपके उपन्यासों और कहानियों में ही नहीं, कथानकों में ही नहीं, बल्कि आपने अपने जीवन में भी स्त्री का जो अधिकार पक्ष है उसको आपने मजबूत किया। तो सही मायनों में स्त्रीवाद तो आपके यहाँ लागू है। लेकिन मन्नू भंडारी जब आपसे कभी मिली, या मन्नू भंडारी जी, रचना यादव, राजेंद्र जी का परिवार जब कभी मिला, तो उनके संस्मरण जरा हमें, श्रोताओं को बताएं, हमारे दर्शक। एक बात बताना चाहूंगी, वैसे तो मेरे से अच्छी तरह मिली हमेशा, फिर जब लोगों ने ये कहा होगा जो आप कह रहे हैं, आपके कानों में भी आया है, और आपने जब प्रोग्राम किया उसमें भी कहा, मैंने भी सुना, तो मनु भंडारी से भी कहा लोगों ने, तो थोड़ी सी अनमनी तो हो गई थी मेरे प्रति, ये तो मैंने भी मार्क किया कि अनमनी हो गई है। एक बार की बात है कि एक स्त्री के साथ राजेंद्र जी की जो बदनामी उड़ी, तो उस वक्त मैं बड़ी सचेत हो गई कि डॉक्टर साहब सुनेंगे तो क्या क्या कहेंगे कि राजेंद्र जी की तो ऐसी बदनामी हो रही है और तुम जाती हो वहाँ पे। तो उस दौरान मनु भंडारी हमारे घर आई थी, तो मैंने कहा कि मनु जी, डॉक्टर साहब के सामने वो वाली बात मत कहना जो आजकल उड़ी हुई है राजेंद्र जी के लिए। तो और मैं भी चाय बनाने चली गई, वो डॉक्टर साहब के पास बैठी रही अपनी दवाई कि नहीं, मैं तो दवाई पूछने आई हूँ डॉक्टर साहब से और अपनी बीमारी के बारे में पूछने। जयप्रकाश जी, मैं किचन में गई चाय बनाने और मनु जी ने पूरी बात कह दी राजेंद्र यादव की कि उस स्त्री के साथ ऐसा ऐसा, ये ऐसे हैं, ऐसा किया और वैसा किया, पूरी खोल के कहती हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे मेरे पति जो है, ऐसा सुनेंगे तो कि ऐसा लंपट है वो आदमी, और तुम क्यों जाती हो, तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे हैं। तो मनु जी ये मत कहना, मेरे से तो जुड़ी नहीं है ये बात, तो किसी और औरत से जुड़ी है। और फिर मैंने ये भी कहा कि देखिए मनु जी, इस पे गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, राजेंद्र यादव कोई बलात्कार तो कर नहीं सकते, वैसे भी थोड़े अपंग हैं, और जब तक स्त्री की सहमति नहीं हो तब तक संबंध नहीं बन सकता। जो ये स्त्री ने संबंध भी बनाया और आपसे कहने आ गई है, तो अब इसकी तो इसी का चरित्र देख लीजिए। मैंने बहुत समझाया लेकिन वे न समझी, मैं कह गई डॉक्टर साहब से, तो कहने लगे, फिर वो चली गई, तो कहने लगे कि राजेंद्र यादव की ऐसी ऐसी बात है क्या। मेरे डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने कहा तुमसे कह गई क्या कि हाँ, मैंने कहा मैंने तो मना किया था। नहीं, उन्होंने बता दिया मुझे। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैंने विश्वास किया था, मैंने कहा भी था कि बस इतना है कि वो मुझे फिर निकलने नहीं देंगे। वैसे ही तो नई नई निकली थी तो थोड़ा सा वो करते थे कि कहाँ जा रही है जाने। तो मनु जी ये वाली बात मत कहना, लेकिन वो कह के मानी, तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरा जो श्रद्धा थी उसमें थोड़ी कमी तो आई, मैं ये मानती हूँ। और वो भी कुछ बातें सुन सुन के कि राजेंद्र जी के मैं इतनी करीब हूँ, वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, करीब से नहीं वो जुड़ रही थी, वो उन्हें ये लगा, जैसा मैं सुनती हूँ औरों के में भी, कि ये राजेंद्र यादव इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि आप ही बताइए, क्या मैंने लिखा नहीं है, मुझे प्रमोट करने की जरूरत भी क्या है।
तो मैंने कहा नहीं, तो हंस में वो समीक्षा छाप देते थे, 3-3 समीक्षाएं छापी, लेकिन औरों की छपे तो कोई कुछ ना कहे और मेरी छपे तो सब पीछे पड़ गया। तो ये जब से चला आ रहा है विकास जी, जब से मैंने लिखना शुरू किया, इधर लिखना शुरू किया, इधर छपा, चाक छपा, अलमा कंप्यूटर, बहुत जल्दी जल्दी आए उपन्यास। तो अब क्या करें। मैत्रेयी जी, ये एक बात जानना चाहता हूं कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शहरी स्त्री और गांव की स्त्री का जो टकराव है या जो हमारा आज का स्त्री विमर्श है, उस टकराहट का शिकार आप हो रही हैं? देखिए ये प्रकाश जी, जो स्त्री विमर्श चल रहा है, मैं कहीं उसमें समाती नहीं। जो मैंने आपको अपनी बातें बताई उस स्त्री विमर्श में तो आता नहीं है। नहीं तो अभी तक तो मेरे घर तो खाना बज जाता है, जैसे आदमी के साथ मेरा संपर्क रहा है, राजेंद्र यादव है। तो मैं उसमें, क्योंकि जो स्त्री विमर्श की बात आप मेरे से पूछ रहे हैं जी इसी की, हाँ, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। उस दिन भी मैंने गोष्ठी में कह दिया था, स्त्रियों की गोष्ठी हो रही थी, कि स्त्री विमर्श का मतलब तोड़ फोड़ ही नहीं है, या उसने एक कही तो हम 10 सुना के ही मानेंगे, ये नहीं है। कभी मोहब्बत से भी बहुत चीजें सुलझ जाती हैं। अब आप बताइए, तस्वीर तोड़ रहे थे तो मैं भी तड़क जाती, तो हमारा घर तो टूट जाता। हाँ, तो जी मैं तो चुप रही। इतने पे कोई लेखिका, या मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ, कोई लेखिका चुप नहीं रहती। अब इस चुप रहने को लोग लेखिकाएं मेरा दबना मानेंगी, मेरा दबना माने, मैं दबी नहीं थी। मेरा कभी जो स्त्री वाला एक स्वाभिमान है, वो मेरे पति ने खंडित नहीं किया है। मैं फिर कहती हूँ आपसे, यहाँ इस चैनल पे कह रही हूँ आपके साथ, कभी नहीं किया है। तो वो रखा है हमेशा। आपस में यो नोक झोंक तो होती ही है, ऐसी भी होती है। तो मैंने यही कह दिया था कि कई बार जो उलझती हैं चीजें, तो कभी मोहब्बत से भी सुलझ जाती हैं। तो सब लोग मेरे पीछे पड़ गई कि तुम तो स्त्री विमर्श को पितृसत्ता लाद रही हो, तुम तो दबना सिखा रही हो। तो फिर ऐसा ही है तो शादी मत करो। तुम अगर तलवार चलाने ही आई हो तो किसी युद्ध भूमि में चली जाओ, लेकिन हाँ, अपने अधिकारों की बात करो। मैंने भी क्या जो मुझे करना था वो छोड़ दिया। मैं डर जाती, मैं जो मैं अपने पति से जो, तो वो पहले तो राजी थे ही नहीं इसके कि मैं बाहर निकलूं, मैं लिखूं, फिर मैं उन लेखकों से मिलूं जो कहते थे वो तो के लेखक कोई अच्छे नहीं होते, उनके मन में थी ये बात। तो लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं, ना लिखना छोड़ा, कुछ भी नहीं। तो ऐसी भी तो होता है। जब हमने शादी की है, हम दोनों साथ रहते हैं, तो उसे तोड़ फोड़ की ही क्या जरूरत है। अब मैं ये कह दूं तो और ही चालू हो जाएंगे सब, कि कभी हम छोटे भी पड़ जाते हैं। जो हमारा अहंकार है ना, कभी उसे झुका भी देना चाहिए। छोटे पड़ के ही हम बड़े बनते हैं। तो ये बात बच्चों पे भी लागू होती है और परिवार पे भी लागू होती है। अगर मैं एक एक पंक्ति में, ये मैं बातचीत अभी पूरी करूंगा क्योंकि जो मुझे जानना था, खासकर यह कार्यक्रम मैंने केवल आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी और मैत्रेयी पुष्पा पर ही केंद्रित है। मैं एक एक पंक्ति में आपको तीनों शख्सियतों को पूछूंगा, उनके बारे में आप एक पंक्ति में क्या सोचती हैं? मन्नू भंडारी। मनु भंडारी बहुत बड़ी लेखिका मानी जाती हैं। इस माने जाते को अंडरलाइन कर लीजिए, मानी जाती हैं वो, हैं। और उन्होंने गृहस्थ भी निभाया, सबने कहा बहुत भुगता, ये किया वो किया, भुगता होगा भाई। पति का जो चरित्र उन्होंने नापा, वो नहीं फिट बैठे उस पर, तो ठीक है। तो मैंने उनसे भी कहा, ये मैं यही नहीं कह रही, इतनी जल्दी जो डिसीजन ले लिया कि यहाँ से निकलो जाओ, है ना, तो उसके पक्ष में मैं नहीं थी। मैंने कहा कि जब आपने कुछ देखा ही नहीं, केवल सुना है, आप उस पर डिसीजन कैसे ले रही हैं। मैंने उनसे ही कहा, मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं तोड़िए ये सब। तो मैं ऐसे देखती हूँ, मनु जी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती थी और उस पर अपना नुकसान कर बैठती थी। बाहर वाले तो बाहर रहे, अपना घर बना के रहे,
अपना जो माहौल है उसे बड़ा अच्छा शांत बना के रहे, लेकिन उनका सब कुछ बिखर गया, दोनों अलग हो गए। इस वृद्धावस्था में जो एक दूसरे की जरूरत होती है, मैं भी अब उस अवस्था में आ गई, तो मैं देखती हूँ कि मुझे और डॉक्टर साहब को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा, उन्हीं से कहा, मैंने छुपा के नहीं कहा, मनु जी जरूरत नहीं थी, ये सब क्या किया। तो इसलिए मनु जी की थोड़ी समझदारी में, वो अच्छी कलाकार थी, अच्छी कथाकार थी, वो मैं मानती हूँ, उस बात को मानती हूँ। और जो जो कह रहे हैं ना, दिलों के सहा झेला, ये तो उन्हें पहले ही पता था कि मैं ही कमाऊंगी, और राजेंद्र जो है उन्हें वो तो लिखेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं तो लिखूंगा, मुझसे शादी मत करो, उसमें देख लीजिए है। और मनमोहन ठाकुर की एक किताब थी जो मैंने पढ़ी, उसमें सारी सच्चाइयाँ लिखी हैं। तो फिर जब हमने एक बार वर्ण कर लिया, तो फिर उसको ठीक है, मत निभाए, तोड़ना भी हमारी हमारी स्वतंत्रता है तोड़ने के लिए। उन्हें तोड़ दिया, एक उदाहरण पेश किया स्त्रियों के लिए, तो हम जैसी स्त्रियों के लिए वो मानी नहीं रखता है, सीधी बात। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव के चरित्र की तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ, है ना। जैसा जैसा मैंने देखा तो कुछ नहीं है, लेकिन सुनती थी लेकिन लेकिन अपनी गारंटी इसलिए देती हूँ कि स्त्री के बिना चाहे कुछ नहीं होता, प्रकाश जी, कुछ नहीं होता। मैंने उनके साथ रात में यात्रा की है, जब मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, रात में यात्रा की है, मैं उनके साथ गई हूँ, आई हूँ। कभी ऐसा राजेंद्र यादव ने कभी कोशिश भी नहीं की, कभी, है ना। तो स्त्री की भी कुछ क्या चाहनाएं होती होंगी, कुछ लाभ की चाहनाएं होती होंगी, कैसे भी जुड़ने की चाहना होती होगी। बिना स्त्री के चाहे राजेंद्र यादव कुछ नहीं कर सकते थे। वो देखिए, आप पुरुष हैं, पुरुष भी आंखें देख लेता है ना, औरत की आंखें देख लेता है ना पुरुष, जैसे जी, स्त्री देख लेती है पुरुष की नजर, है ना। स्त्री भी तो देख लेती है पुरुष की नजर कि इसकी कैसी निगाहें हैं। तो आदमी नहीं देखता क्या, वो भी देख लेता है। लेकिन कोई कोई जबरदस्ती करते हैं, लेकिन राजेंद्र तो कर ही नहीं सकते थे, वो तो लाचार थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, जो उनके पास आई, उनसे कैसा संबंध बना मैंने तो देखा नहीं है, सुना है, बन गया होगा, मुझे नहीं। उन्होंने मुझसे कोई बात छिपाई भी नहीं, इतना मैं कहती हूँ, है ना। कोई बात नहीं छिपाई, जिसके कारण घर से निकले या निकाले गए, उसका ना मनु जी ने नाम लिया, किसी ने नाम ही नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। और सब जानते हैं नाम नहीं लेते हैं, जिसके कारण निकाले। तो ये सब बातें बहुत कुछ छिपी हुई हैं, ये लोग बताते नहीं हैं। तो राजेंद्र जी क्यों बताते, वो भी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है। अब मैं तो उनके घर की बातें तो क्यों बताऊं, है। तो एक जी, राजेंद्र जी जिससे सच बोलते थे उससे बोलते थे, जिससे उन्हें झूठ बोलना है उनसे झूठ बोलते थे, इस तरह मैंने देखा उनको। वैसे वो बहुत, मेरे लिए तो बहुत सहयोगी रहे जीवन में भी। कभी मुझे ये नहीं मुझसे चाहा कि मैं डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई बात करूं। जैसे पति हैं, पति से लड़ाई भी तो हो जाती है, और लोग पति के खिलाफ कितना बोलती हैं सब। तो उन्होंने कहा, जब तस्वीर वाली बात आई तो कहते तुम लड़ी तो नहीं, सबसे पहले ये पूछा। उनके नहीं राजेंद्र नहीं लड़ी, मैं तो फिर हाँ ये बात, लड़ना वड़ना मत, ये तस्वीर कहाँ की तस्वीर लगाई, ऐसे बोले हैं। तो मुझे कभी गलत उन्होंने वो ही नहीं दी। तो मैंने तो उस तरह देखा, एक जैसे बड़ा भाई होता है, एक पिता होता है। तो मुझे तो आज मैंने लिखा भी है कि जो आदमी इतना बदनाम है, मुझे एक भाई और पिता की तरह समझा रहा है, तो मेरे लिए तो वही रही। और और मैत्रेयी पुष्पा खुद को किस रूप में देखती हैं? राजेंद्र जी के साथ या वैसे ही नहीं, मैं तो समग्रता में बात कर रहा हूँ। केवल राजेंद्र जी के साथ तो आप स्पष्ट कर चुके हो बहुत सारी बातें। आप खुद को किस रूप में, अगर मैं कहूँ कि आपको रूपायित करना हो, मैत्रेयी पुष्पा क्या है, अगर ये कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो कलह वलह नहीं करती बाहर तो मैं बहुत लड़ाका के रूप में मशहूर हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती, और मैं
अगर पारिवारिक रूप से देखें तो परिवार में बंध के चलने में विश्वास करती हूँ। लेखन में मैं नए-नए विषय लाना चाहती हूँ, किताब लिखना चाहती हूँ और ख़ासकर स्त्री उन स्त्रियों को लाना चाहती हूँ जो साहित्य में आई ही नहीं, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। हम बड़ी सरलता से जो हमारे आस-पास होती हैं उन पर कर देते हैं, उनका ज़िक्र कर देते हैं, उन पर कहानी उपन्यास रच देते हैं, लेकिन नहीं वहाँ तक जाते जहाँ तक ये हमारा देश बसा हुआ है। हमारे देश में क्या हालत है स्त्री की, उसकी सामाजिक हालत क्या है, उसकी राजनीतिक हालत क्या है, उस वो हमारी संस्कृति उसको कितना दबा रही है, कितना घोल रही है। तो मैं उस तरह से सोचती हूँ असल में, और लिखा भी है उसी तरह से। अब लोगों ने अपनी-अपनी नज़र से देखा, मैंने अपने मन से लिखा। और बताइए? धन्यवाद मैत्रेयी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई, खासकर मन्नू भंडारी जी के बारे में, राजेंद्र यादव जी के बारे में, और आपने कई चीज़ों को बेलाग हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताया। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं यह कामना करता हूँ कि कोई भी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच जब नहीं रहता है, तो उसे सिर्फ़ उसके रचना कर्म से याद किया जाना चाहिए। उसके निजी और पारिवारिक जीवन का उसके लेखन पर क्या प्रभाव है, अगर उसकी चर्चा हो तो समझ में आता है, लेकिन वह अपने निजी जीवन में किस रूप में था, इस बात को कम से कम हम श्रद्धांजलि या याद के अवसर पर टाल सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, अदेखा कर सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं फिर कभी मिलूँगा। मैत्रेयी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।